दोस्तों, क्रिकेट में खेली गई हर सीरीज अपने साथ एक कहानी लेकर आती है और कुछ यादें इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। क्रिकेट इतिहास की एक ऐसी सीरीज जो हार जीत के लिए नहीं बल्कि अपने खोए सम्मान को पाने और अपमान का बदला पूरा करने के लिए याद की जाती है। वो अपमान जो मुंबई के वानखेड़े मैदान पर जीत की खुशी में मगरूर इंग्लिश खिलाड़ी एंड्रू फ्लिंटॉफ ने कपड़े उतार के नंगा नाच करके किया था। फ्लिंटॉफ का भरे मैदान में कपड़े उतार कर नाचने वाला दृश्य भला कोई कैसे भूल सकता है, जो भारतीय टीम के साथ साथ पूरे भारत के स्वाभिमान को तार तार कर रहा था। अतिथि देवो भव जैसे संस्कारों को सर्वोपरि रखने वाला देश आज अपने ही घर में मेहमान टीम के खिलाड़ियों द्वारा नंगे नाच की जिल्लत झेल रहा था। इस मैच को हर कोई बस एक और हार के रूप में देख रहा था, सिवाय एक शख्स के। वो शख्स थे भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली। हार से ज्यादा दादा के जहन में फ्लिंटॉफ का वो नाचता हुआ दृश्य टीस बनकर चुभ रहा था। अपमान की आग में दादा कई महीनों तक दिन रात झुलसते रहे और उस अपमान को सूद समेत चूकता करने के लिए बस एक मौका तलाश रहे थे। और आखिर वो घड़ी, वो पल, वो दिन आया जब गांगुली ने उसी अंदाज में अपमान का बदला लेते हुए फ्लिंटॉफ के साथ पूरी इंग्लिश टीम के कपड़े उतारकर ऐसी धुलाई की जिसे देखने के बाद शायद ही कोई टीम भारतीयों का मजाक बनाने की हिमाकत करे। नमस्कार दोस्तों, इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जब इंग्लिश टीम भारत के दौरे पर आई थी। 6 मैचों की ओडीआई सीरीज का आखिरी वनडे मैच वानखेड़े के मैदान पर खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ये मैच जीतकर इस सीरीज को ड्रा करवाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उस जीत के नशे में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बदतमीजी की सारी हदें तब पार कर दी थी जब फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े के भरे मैदान में अपनी टी शर्ट उतारकर वानखेड़े के चक्कर लगाते हुए नाचना शुरू कर दिया था। हर कोई जानता है कि दो टीमों के बीच हार और जीत एक स्वाभाविक बात होती है, लेकिन जीत की खुशी में बदतमीजी कर फ्लिंटॉफ भारतीय फैंस और भारतीय खिलाड़ियों का अपमान कर रहा था। लेकिन वो भारतीयों के बारे में ये भूल गया था, भारतीय लोग दूसरों से मिले सम्मान और अपमान को दुगना करके लौटाते हैं। सीरीज समाप्त होने के बाद इंग्लैंड का घमंडी फ्लिंटॉफ अपने साथियों के साथ वापस इंग्लैंड चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो भारतीय टीम का अपमान कर एक गहरा जख्म दे गया। कुछ महीनों के इंतजार के बाद अब वो वक्त आ चुका था जब भारतीय टीम सौरव गांगुली की कप्तानी में नेटवेस्ट सीरीज खेलने इंग्लैंड जाने वाली थी और फ्लिंटॉफ को उसके घर में घुसकर उसकी बदतमीजी का जवाब देने के लिए दादा ने कमर कस ली थी। जहां टीम के बाकी प्लेयर ये सीरीज खेलने जा रहे थे तो वहीं दादा बदले की जंग लड़ने जा रहे थे। दोस्तों, नेटवेस्ट सीरीज 3 देशों के बीच खेली जानी थी, भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका। जहां सीरीज के सभी मैचों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल की टिकट पक्की कर ली थी। फाइनल में टीम इंडिया के सामने थी वहीं घमंडी इंग्लैंड और उसका सरफिरा बॉलर एंड्रू फ्लिंटॉफ। फाइनल के इस मैच में इंग्लैंड को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि एक तो मैच अंग्रेजों के होम ग्राउंड लॉर्ड्स में खेला जा रहा था, जहां लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड का हमेशा दबदबा रहता था, और दूसरी बात यह थी कि उस समय भारतीय टीम पर फाइनल में हारने का टैग लग चुका था। 1999 से लेकर 2002 तक इंडिया 9 बार फाइनल में पहुंची, लेकिन हर बार बुरी तरह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण था कि दुनिया के तमाम क्रिकेट पंडित भारतीय टीम को इंग्लैंड के सामने बहुत हल्के में आंक रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ दादा ने भी कसम खा रखी थी कि उन्हें किसी भी हाल में जीत चाहिए तो चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड को उसके घर में हराना और फ्लिंटॉफ के उस अपमान का बदला लेने का इससे अच्छा मौका दादा खोना नहीं चाहते थे। वहीं इंग्लैंड की टीम को भी किसी भी हाल में हार कबूल नहीं थी। फाइनल का ये मैच इस लेवल तक आ पहुंचा था कि दोनों देश के खिलाड़ी इस मैच में जान की बाजी लगाने को तैयार थे। तारीख 13 जुलाई 2002 नासिर हुसैन और सौरव गांगुली टॉस के लिए लॉर्ड्स के मैदान पर आते हैं, जहां किस्मत से सिक्का इंग्लैंड के पक्ष में गिरता है और टॉस हारकर ना चाहते हुए भी अब टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी। जब इंग्लैंड की ओपनर जोड़ी मैदान में आई तो शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड के ओपनर डगमगाने लगे। हर दूसरी बॉल पर एज और हर तीसरा शॉट मिस टाइम, बस किसी भी टाइम विकेट हाथ में आने वाला था। और जब विकेट हाथ में आया तब पूरी टीम एक साथ मानो कहने लगी थी विकेट ना जाता तो ही अच्छा था, क्योंकि उसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे नासिर हुसैन, जिनकी फॉर्म इस पूरी सीरीज में उनका साथ नहीं दे रही थी, जिस कारण उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि अब उनकी कैप्टेंसी और नंबर 3 की पोजीशन पर भी सवाल उठने लगे थे। इन सभी कारणों से इंग्लिश कप्तान गुस्से में था और उसने अपना गुस्सा टीम इंडिया के गेंदबाजों पर निकालना शुरू कर दिया था। मैच के 32 ओवरों तक नासिर हुसैन और ट्रेस्कोथिक ने भारतीय बॉलरों की ऐसी कुटाई करी कि सिर्फ 157 गेंद में 167 रनों की पार्टनरशिप के साथ साथ ट्रेस्कोथिक ने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया था। भारत ने 7 अलग अलग गेंदबाज आजमाए पर सब के सब नाकाम, और जब तक भारतीय गेंदबाजों ने विकेट गिराए तब तक इंग्लैंड ने 326 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था, जिसमें नासिर हुसैन और ट्रेस्कोथिक ने सेंचुरी लगाई तो जाते जाते एंड्रू फ्लिंटॉफ ने 40 रनों की तूफानी पारी खेल डाली।
उस दिन तक लॉर्ड्स के मैदान का ये इतिहास था कि 326 रनों का स्कोर कभी चेस नहीं हुआ था। शायद यही कारण था कि इंग्लैंड की पारी समाप्त होने के बाद ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों के कंधे झुके हुए थे। फिर 326 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय ओपनर जोड़ी मैदान में उतरती है और मैच शुरू होते ही शुरू हो चुका था सौरव गांगुली का तांडव। दादा इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। दादा के बल्ले से निकलने वाले शॉट बाउंड्री से पहले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दादा ने सहवाग के साथ मिलकर इस मैच को T20 का रूप दे दिया था। दादा की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वो T20 मैच का पावर प्ले खेल रहे थे। बैक टू बैक बाउंड्री जड़ते हुए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी और सिर्फ 14 ओवरों में ही टीम का स्कोर 106 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसके कारण नामुमकिन लग रहे इस मैच में भारतीय फैंस की थोड़ी उम्मीद जाग चुकी थी। लेकिन तभी पारी के 15वें ओवर में दादा 43 बॉल पर 60 रन बनाकर एलेक्स टूडर की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और दादा के आउट होने के बाद फिर से वही पुरानी कहानी। कप्तान के साथ साथ पूरी टीम भी वापस पेवेलियन लौटने लगती है। 106 के स्कोर पर सौरव गांगुली, 114 पर सहवाग, 126 दिनेश मोंगिया, 132 राहुल द्रविड़ और 146 के स्कोर तक भारत की आखिरी उम्मीद सचिन भी वापस पेवेलियन लौट चुके थे। जब तेंदुलकर 146 के स्कोर पर आउट हुए तब स्टेडियम में मैच देख रहे दर्शकों के लिए, घरों में टीवी पर मैच देख रहे लोगों के लिए, यहाँ तक कि ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों के लिए भी ये मैच खत्म हो चुका था। करीब करीब सभी खिलाड़ी मन ही मन हार कबूल कर चुके थे। दादा भी चुपचाप लॉर्ड्स स्टेडियम की बालकनी में बैठे बैठे जीत का सपना टूटता हुआ देख रहे थे। दादा ना तो कुछ कह रहे थे और ना किसी को कोई जवाब दे रहे थे। वो सिर्फ गुस्से में मैदान की ओर देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अंग्रेजों से बदला लेने का इससे अच्छा मौका शायद ही कभी मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में टीम इंडिया के दो यंगस्टर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इनके पास ना तो ज्यादा मैच खेलने का अनुभव था और ना ही विदेशी पिचों की समझबूझ थी। टीम मैनेजमेंट की तरफ से इन दोनों बल्लेबाजों को क्रीज पर रुके रहने का संदेश भेजा गया। अब तो बस ये देखना बाकी था कि भारतीय टीम यहाँ कितने रनों से इस मैच को हारने वाली है। अब औपचारिकता के लिए खेले जा रहे इस मैच में इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर थोड़ा वक्त बिताते हुए सिंगल डबल लेकर गेम को चलाया, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज के दोनों छोर पर अपने पैर खूंटे की तरह गाड़ लिए थे। अब दोनों छोर से इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलना शुरू किया। इस स्थिति में युवराज और कैफ के बल्ले से निकला हर एक रन इतना कीमती साबित हो रहा था कि मानो वेंटिलेटर पर आखिरी सांस गिन रहे मरीज को ऑक्सीजन मिल रही हो। फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और युवराज सिंह मात्र 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अब जैसे जैसे ओवर कम होते जा रहे थे वैसे वैसे रिक्वायर्ड रन रेट भी मौजूदा रन रेट के करीब आती जा रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी और बढ़ती पार्टनरशिप को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों में भी जीत का जुनून जाग चुका था। कुछ देर पहले हताश और निराश हो चुके भारतीय फैंस अब मौज मस्ती के साथ इनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। खाली पड़ा स्टेडियम एक बार फिर से भरने लगा। टीम को हारता देख जो लोग टीवी बंद करके सो गए थे उनको दोस्तों ने फिर से जगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब हर किसी के दिल में इन दोनों बल्लेबाजों ने जीत की उम्मीद जगा दी थी। 42वें ओवर में जब कैफ ने 50 गेंदों में 50 रन पूरे किए तो मैच में भारत का पलड़ा भारी होता नजर आने लगा। अब दादा की आंखों में जीत की उम्मीद और अपने सपने को पूरा करने का संकल्प और मजबूत होता दिख रहा था। फिर कॉलिनवुड की अगली गेंद पर भारत को युवराज सिंह के रूप में बड़ा झटका लगता है। हालांकि 63 बॉल पर 69 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद युवराज सिंह भले ही आउट हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो भारत की जीत की नींव रख चुके थे। 42वें ओवर तक भारतीय स्कोर बोर्ड पर 267 रन लग चुके थे और यहाँ से 48 गेंदों में सिर्फ 58 रन बनाने बाकी थे। युवराज सिंह के आउट होने के बाद विकेटों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है, लेकिन भारत के लिए खुशी की बात यह थी कि मोहम्मद कैफ अभी भी क्रीज के एक छोर पर मजबूती से खड़े थे। मोहम्मद कैफ अभी भी कड़कड़ाते शॉट लगाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों पर कहर बरसाए जा रहे थे। जिस फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े के मैदान में भारतीय टीम का मजाक उड़ाया था, आज वो अपने ही घर में अपने ही लोगों की नजरों में मजाक बन चुका था। जब वो मोहम्मद कैफ के सामने बॉलिंग अटैक पर आया तो कैफ ने उसके एक ही ओवर में चौकों की हैट्रिक जड़कर गेंद और रनों के फासले को कम कर दिया। मोहम्मद कैफ ने 75 गेंदों पर 87 रनों की अद्भुत पारी खेलते हुए 3 गेंदें शेष रहते ही भारतीय टीम को जीत दिला दी थी और लॉर्ड्स में 326 रन चेस करके भारत ने इतिहास लिखते हुए लॉर्ड्स के मैदान पर तिरंगा झंडा लहरा दिया था। इस जीत के साथ ही भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा और फिर दादा ने अपनी टी शर्ट उतारी और हवा में लहराते हुए फ्लिंटॉफ को उसी के अंदाज में अपमान का करारा जवाब दिया। 146 रन पर 5 विकेट के बाद जो नामुमकिन जीत भारत से कोसों दूर चली गई थी, वो जीत अब भारत की झोली में आ चुकी थी। तो दोस्तों, दादा के इस जश्न पर और युवराज कैफ की इस ऐतिहासिक पारी पर 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आगे भी इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।